गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव, टीम सीएलसी के इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। आप डिफरेंट हार्मोन के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले मैंने हार्मोन की डेफिनेशन बताई थी, हार्मोन के मैकेनिज्म बताई थी, हार्मोन की प्रॉपर्टीज बताई थी। उसके बाद हाइपोथैलेमस के हार्मोन बताए थे, फिर पिट्यूटरी के हार्मोन बताए, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, इसके अलावा ओवरीज, टेस्टिस, हार्ट के हार्मोन, जीआई ट्रैक्ट के हार्मोन, इसके अलावा किडनी के हार्मोन। इन सभी हार्मोन की हम अभी तक डिस्कशन कर चुके हैं और सभी हार्मोन के फंक्शन भी मैं आपको बता चुका हूं। हमारी एनसीईआरटी में 11th की में नहीं दिया हुआ, लेकिन ये 12th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। रोल ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का क्या रोल है, प्लेसेंटा की क्या भूमिका है। तो एक नजर बेटा जी प्लेसेंटा के ऊपर भी डाल लेते हैं, और प्लेसेंटा क्या है थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं, जिससे 12th क्लास में आपको पढ़ने में, मीन्स 12th क्लास का जो पोर्शन पढ़ेंगे आप, उसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी। देखिए बेटा ध्यान से समझिए, प्लेसेंटा क्या है। मदर और एम्ब्रियो के बीच में कनेक्शन है, मदर और एम्ब्रियो के बीच में कनेक्शन। इसी को ये भी बोलते हैं मदर और एम्ब्रियो के बीच में बैरियर्स का काम भी करता है। इन दोनों को कनेक्ट भी कर रहा है और बैरियर का काम भी कर रहा है। यहां से जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है वो यहां पर जा सकते हैं। यहां से ऑक्सीजन और यूजफुल प्रोडक्ट जो है वो मदर से यहां पर भी जा सकते हैं। तो ये दोनों पार्ट एक फॉर्म जो है इनकी है कनेक्शन की। और बैरियर का मतलब क्या है कि यहां का ब्लड यहां के ब्लड में आपस में मिक्स नहीं हो सकता। इसीलिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक साइड में आपने कनेक्शन भी बोला और बैरियर क्यों बोला। बैरियर का मतलब है एम्ब्रियो का मदर के अंदर ब्लड मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, और कनेक्शन का मतलब है यहां से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल यहां जाने चाहिए, यहां से नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल मदर के अंदर आने चाहिए। क्लियर है प्लेसेंटा के बारे में। यह प्लेसेंटा तभी बनेगा जब प्रेगनेंसी डेवलप हुई है, मींस मदर के अंदर बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है तब। अदरवाइज प्लेसेंटा का निर्माण नहीं होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर है मेरी बात। ह्यूमन बीइंग जो हैं उनके प्लेसेंटा को नाम दिया गया है हीमोकोरियल प्लेसेंटा, डेसिडुअस प्लेसेंटा या मेटाडिस्कोइडल प्लेसेंटा। इन सभी का मीनिंग क्या है एक एक करके समझेंगे। इसे टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम भी टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। तो ये भी टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, मींस जब प्रेगनेंसी होगी तब ये डेवलप होगा। क्लियर। ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा तो क्या क्या रिलीज कर रहा है, एचसीजी। एचसीजी स्टैंड फॉर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। एस्ट्रोजन, इसके बारे में आपने ओवरीज में भी पढ़ा है। प्रोजेस्टेरोन, इसके बारे में भी आपने ओवरीज में पढ़ा है। रिलैक्सिन, इसके बारे में भी ओवरीज में पढ़ा है। इसका मतलब एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये जो हार्मोन है
ये नॉन प्रेग्नेंट वोमेन में भी देखने को मिलेंगे एंड प्रेग्नेंट वोमेन के अंदर भी देखने को मिलेंगे। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, इनमें से मेजर फॉर्म में देखा जाए तो मैं कह सकता हूं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बात करूं मैं तो ये नॉन प्रेग्नेंट में भी है और प्रेग्नेंट में भी। लेकिन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड रिलैक्सिन, ये जो हार्मोन है HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये ओनली प्रेग्नेंट वुमेन में देखने को मिलेगी। क्लियर है बेटा? दोबारा समझे यहां से, आपके पास प्लेसेंटा से रिलीज होने वाले हार्मोन HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन है। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो नॉन प्रेग्नेंट में भी है और प्रेग्नेंट में भी है, लेकिन HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन जनरली प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर देखने को मिलेंगे। और आपको 12th क्लास का जो पोर्शन है वहां पर एक लाइन की फॉर्म में देखने को मिलेगा, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्लियर? अब देखिए बेटा, इनमें से ये जो HCG है, HPL है, रिलैक्सिन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, इनमें से ये जो हार्मोन आपको दिखाई दे रहे हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये कैसे नेचर के हैं? स्टीरॉयड नेचर के। और ये जो हार्मोन है HCG, HPL, ये प्रोटीनियस नेचर के। तो प्लेसेंटा से दोनों तरीके के हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, प्रोटीन नेचर के भी और स्टीरॉयड नेचर के भी। क्लियर? अब देखिए बेटा, अभी जो मैंने बताया कि हीमोकोरियल, डेसिडुअस और मेटाडिस्कोइडल, इसका मीनिंग क्या है ये भी पता होना चाहिए। हीमोकोरियल का मतलब क्या है? ये हिम पार्ट, कोरियल का मतलब है 1, 2 एंड 3। ये एम्ब्रियो के पार्ट है और ये मदर का पार्ट। मदर का ये ब्लड वाला पार्ट हो गया, ये एम्ब्रियो के लेयर्स हो गई 1, 2, 3। अब यहां पर एम्ब्रियो का जो आउटर पार्ट है उसे बोलते हैं कोरियल, जो मिडल पार्ट है ये है कनेक्टिव टिश्यू, और जो ये इनर पार्ट है इसे बोलते हैं एंडो। मीन्स ये कोरियल पार्ट, ये कनेक्टिव टिश्यू और ये एंडो मीन्स एंडोथीलियल पार्ट। तो मैं कह सकता हूं यहां पर ह्यूमन बीइंग का जो प्लेसेंटा है उसमें तीनों जो लेयर है वो एम्ब्रियो ने फॉर्म किए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, 3। ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों लेयर किसने बनाई? ये बनाई एम्ब्रियो ने। और मदर का क्या पार्ट है? यहां पर ब्लड। तो ये ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में है कौन सी लेयर के? कोरियल के। तो ये ब्लड है तो इसका मतलब ये हिम वाला पार्ट हो गया, और कोरियल लेयर के कांटेक्ट में इसी का नाम क्या दिया? हीमोकोरियल। आपसे पूछ लिया जाए ह्यूमन बीइंग का हीमोकोरियल प्लेसेंटा में कितने बैरियर होते हैं? बैरियर कितने होते हैं? 3। कितने बैरियर हैं? 3। 1, 2। मैक्सिमम बैरियर कितने हो सकते हैं? मदर और ये एम्ब्रियो, यहां पर भी तीनों लेयर है 1, 2, 3, और यहां पर भी तीनों लेयर। तो ऐसे में मैक्सिमम जो बैरियर है वो कितने हैं? 6।
ऐसा ह्यूमन बीइंग में नहीं होता है, अदर एनिमल्स के अंदर देखने को मिल सकता है। इसे बोलते हैं एपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा। पूछ लिया जाए आपसे कि मैक्सिमम बैरियर कितने प्रेजेंट होते हैं प्लेसेंटा फॉर्मेशन में? 6। ह्यूमन बीइंग में कितने प्रेजेंट है? 3। तो ह्यूमन बीइंग में 100% जो रोल है वो एम्ब्रियो का होता है, मदर का प्लेसेंटा फॉर्मेशन में रोल नहीं है। मदर का ब्लड डायरेक्टली इस एम्ब्रियो के कांटेक्ट में होता है, जबकि एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा में मैक्सिमम बैरियर कितने हैं? 6। 3 यहां पर है और 3 यहां पर। क्लियर? इसका मतलब तो पता लग गया, बैरियर के बेसिस पर हीमोकोरियल बोला। डेसिडियस क्यों बोला? जब भी बच्चे की डिलीवरी होती है, बच्चे का जन्म होता है, तो उस टाइम पर जैसे ही ये प्लेसेंटा रिमूव होगा तो मदर का पार्ट टूटकर भी बाहर आएगा और ऐसे में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। जहां पर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए वो है डेसिडुअस, और जहां पर इस तरीके की ब्लीडिंग या मदर का कोई भी पार्ट टूटकर बाहर नहीं आता हो तो उसे बोलते हैं नॉन डेसिडुअस। तो यहां पर कैसा है? डेसिडुअस। तो हीमोकोरियल डेसिडुअस। मेटाडिस्कोइडल का मतलब यहां पर विलाई जो होती है वो इस तरीके से विलाई फॉर्म होती है, एक डिस्क की फॉर्म। पहले ऑल ओवर सरफेस पर होती है, लेकिन जब मदर और एम्ब्रियो के बीच में कनेक्शन बन जाता है तो यहां पर केवल एक ही एंड के ऊपर जाकर विलाई देखने को मिलेंगे। तो ये मेटा वर्ड क्यों नाम दिया? मेटा मीन्स बाद में, डिस्कोइडल डिस्क की फॉर्म में यहां पर विलाई डिस्ट्रीब्यूट है, विलाई प्रेजेंट होती है। तो ह्यूमन बीइंग का प्लेसेंटा कौन सा होता है? हीमोकोरियल, डेसिडुअस या मेटा डिस्कोइडल टाइप का। ह्यूमन बीइंग में जो ये प्लेसेंटा है क्या काम कर रहा है? मदर और एम्ब्रियो के बीच में बैरियर या कनेक्शन का काम कर रहा है। टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्या रिलीज करेगा? HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन और रिलैक्सिन, ये हार्मोन रिलीज कर रहा है, जिसमें से एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन स्टेरॉइड नेचर का है। बाकी जो हार्मोन है HCG है, HPL है, ये कैसे नेचर के हैं? प्रोटीनियस नेचर के हार्मोन है। क्लियर बेटा? क्लियर है यहां तक सभी को? नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ठीक है बेटा, आपने एस्ट्रोजन का रोल ओवरीज में पढ़ लिया था, प्रोजेस्ट्रोन का रोल भी ओवरीज में पढ़ लिया था, रिलैक्सिन का रोल भी ओवरीज में पढ़ लिया था। तो एस्ट्रोजन का फंक्शन पता है आपको, प्रोजेस्ट्रोन का भी पता है, रिलैक्सिन का भी पता है। HCG और HPL क्या नहीं पता है तो उसकी भी हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं। HCG मीन्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL मीन्स ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। HPL नेम इंडिकेट कर रहा है ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन। लैक्टोजन मीन्स लैक्टोज से रिलेटेड है। हेल्प फीड द ग्रोविंग बेबी, इसका मतलब जो बच्चा ग्रो करेगा, जो यूट्रस के अंदर बच्चा पल रहा है, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, मीन्स उसको खाना देगा, उसको फीडिंग करवाएगा। कैसे फीडिंग कराएगा? ब्रेक डाउन फैट फ्रॉम द मदर, मदर के अंदर फैट का ब्रेक डाउन कर देता है, मीन्स फैट को तोड़ देता है, टू प्रोवाइड फ्यूल फॉर द ग्रोविंग बेबी। जो बच्चे का ग्रोथ पॉसिबल हो रहा है यूट्रस के अंदर, मदर की बॉडी से ब्रेकडाउन को, मदर की बॉडी से फैट को ब्रेक डाउन किया और फैट को ब्रेक डाउन करके यहां पर ग्रोविंग बेबी के लिए फ्यूल की तरह वो काम करेगा। मींस ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ग्रोविंग बेबी के लिए फीडिंग की तरह काम करवाएगा। HCG क्या करता है?
सपोर्ट द ओवेरियन कार्पस ल्यूटियम, इसका मतलब ये कार्पस ल्यूटियम जो है इसको मेंटेन करने का काम करेगा। एक टेस्ट होता है प्रेगनेंसी टेस्ट, जिसे बोलते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट। उस टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए भी HCG की मदद चाहिए होती। जब भी ये पता लगाना है कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी डेवलप होती है, तो ऐसे में ग्रेविडेक्स टेस्ट करते हैं, तो वो HCG की हेल्प से टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। कैसे देखें, हमारे पास में एक किट होती है, इस किट को बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल प्रेगा न्यूज किट। ये प्रेगनेंसी को चेक करने में यूजफुल है। इसके पास यहां पर एक ड्रॉपर होता है और यहां पर एक वेल बना हुआ होता है, यहां पर लाइनिंग्स होती है। जिस भी मदर के अंदर ये चेक करना है कि वो प्रेगनेंसी में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उस मदर के यूरिन की 2-3 ड्रॉप्स ले ली जाती है। मैंने आपको बताया बॉडी के अंदर यदि हार्मोन फॉर्मेशन हो रहा है तो वो यूरिन के थ्रू बाहर भी आएगा। तो मदर के अंदर 2-3 ड्रॉप क्या लिया हमने, यूरिन का लिया, और इस ड्रॉपर से उसको यहां पर पुट कर दिया। ये यहां पर मूव करके ये फर्स्ट लाइन जो है इसको पिंक कर देता है। यदि फर्स्ट लाइन पिंक है तो टेस्ट क्या रहेगा, नेगेटिव। और जैसे जैसे सेकेंड लाइन भी पिंक आना शुरू हो जाएगी तो टेस्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब फर्स्ट लाइन यदि पिंक है तो प्रेगनेंसी अब्सेंट, और यदि सेकेंड लाइन भी पिंक आ गई तो इसका मतलब प्रेगनेंसी प्रेजेंट। तो ऐसे केस में ग्रेविडेक्स टेस्ट में हम HCG के बारे में पता लगाते हैं कि HCG जो है, तो ये HCG जो है ये प्रेगनेंसी टेस्ट में हेल्पफुल है, ग्रेविडेक्स टेस्ट में हेल्पफुल है। HCG का मेन रोल क्या है, ये ओवेरियन कार्पस ल्यूटियम जो है इसको सपोर्ट कर रहा है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कार्पस ल्यूटियम क्या है, ये मैं बता चुका हूं कार्पस ल्यूटियम। एक बार ये भी देख लेते हैं ओवेरियन कार्पस ल्यूटियम को डायग्राम की फॉर्म में, तो ये आसानी से और समझ में आ जाएगा आपको। यदि HCG ओवेरियन कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा तो आपको पता है कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करेगा और स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन भी करेगा। तो ये प्रेगनेंसी को लंबे टाइम तक मेंटेन करने का काम करेगा। तो देखिए ओवेरियन कार्पस ल्यूटियम क्या है। देखिए बेटा, इसके लिए हमें TS ऑफ ओवरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ ओवेरियन कार्पस ल्यूटियम की बात कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम देखने को मिलेगा। ये इस ओवरी के कट सेक्शन में आउटर पार्ट है, और आउटर पार्ट में इस तरीके से आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं ये फॉलिकल्स हैं। इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, इसको बोल रहे हैं सेकेंडरी फॉलिकल, इसको बोल रहे हैं टर्सरी फॉलिकल, और यहां पर जो फॉलिकल बनेगी उसे बोल रहे हैं ग्राफियन फॉलिकल।
अब जो ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल जैसे रप्चर होगी इस तरीके से, तो यहां पर बाहर की तरफ सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ जाएगी, और जो ये रप्चर्ड पार्ट है जो डैमेज हो गया है, ये क्या बना लेगा, कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम भी प्रेगनेंसी यदि प्रेजेंट है तो लंबे समय तक ये कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, और इसको मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, एचसीजी। और यदि प्रेगनेंसी अब्सेंट है तो धीरे धीरे ये कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। डैमेज होने के बाद इसी को क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस। तो देखिए बेटा, ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और ये ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल को ही क्या बोलते हैं, मैच्योर फॉलिकल बोलते हैं। अब आपको पता है फॉलिकल को सबसे पहले डेवलपमेंट के लिए मैसेज कौन देगा, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन, जो कहां का हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी का। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये क्या होगी, ग्रोविंग फॉलिकल्स है। जितनी भी ग्रोविंग फॉलिकल है कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगी, एस्ट्रोजन। इट मींस एस्ट्रोजन ओवेरियन हार्मोन हो गया। ये जो कार्पस ल्यूटियम बना, ये कार्पस ल्यूटियम येलो कलर में होगा, क्या रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। कार्पस एल्बिकेंस ये व्हाइट कलर में। अब आप जरा ये देखें, एफएसएच ने फॉलिकल डेवलप करवाई, ग्रोविंग फॉलिकल ने एस्ट्रोजन रिलीज किया, तो इस ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर किसने किया, ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ा किसने, एलएच ने। एलएच किसका हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी का। तो मैं कह सकता हूं इस सीक्वेंस में सबसे पहले क्या चाहिए, एफएसएच, फिर क्या चाहिए, एस्ट्रोजन, फिर क्या चाहिए, एलएच, फिर क्या चाहिए, प्रोजेस्टेरोन। और ये हार्मोन का सीक्वेंस में पहले भी बता चुका हूं, मेस्ट्रुअल साइकिल में सेम यही हार्मोन का सीक्वेंस होता है। और मेस्ट्रुअल साइकिल कब काम आएगा, जब इस तरीके से ओवेरियन साइकिल चलेगा तब। तो ओवेरियन साइकिल, ये डिफरेंट हार्मोन अलग अलग लेवल पर चल रहे हैं। जैसे ही कार्पस ल्यूटियम डैमेज हो गया, कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हुआ, तो मैं कह सकता हूं प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जैसे डिक्रीज करेगा तो मेस्ट्रुअल साइकिल मींस मेस्ट्रुअल साइकिल की फर्स्ट फेज मेंसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो ओवरी के टीएस में आपको यह पता लग गया फॉलिकल्स क्या क्या है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी तो एलएच की रिक्वायरमेंट होगी, और जो ये कार्पस ल्यूटियम बना इसी को मैं कह सकता हूं ओवेरियन कार्पस ल्यूटियम। तो इसकी मेंटेनेंस में एचसीजी हेल्प करता है। एचसीजी यदि बनना शुरू हो गया तो लंबे समय तक कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा। क्वेश्चन पूछा भी जाता है, यदि प्रेगनेंसी में शुरुआती जो 3 मंथ होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसे बोलते हैं, उस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ओवरी को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा। ओवरी को रिमूव कर दिया जाएगा तो ऐसे केस में अबॉर्शन हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा। मीन जो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा था वो बच्चा रिमूव हो जाएगा। लेकिन यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में यदि आप फीमेल की ओवरी को हटा देते हो तो उस बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब प्लेसेंटा जो है वो मेजर फॉर्म से काम करना शुरू कर देगा और वो हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देगा। तो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में यदि आप ओवरीज को हटाते हो तो बच्चे के डेवलपमेंट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यदि आप ओवरीज को हटा देते हो तो बच्चे के डेवलपमेंट में फर्क आएगा और बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, मींस अबॉर्शन हो जाएगा।
क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो मैं एक बार संक्षिप्त रूप में बता देता हूं या समराइज करके बता देता हूं, अभी तक हमने कौन कौन से ग्लैंड्स के बारे में स्टडी किया है और किस तरीके के क्वेश्चन जनरेट होते हैं उसके बारे में भी। देखिए बेटा, हमने अभी तक जो स्टडी किया वो क्या क्या स्टडी किया? हाइपोथैलेमस हो चुका है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी हो चुकी है, थायराइड ग्लैंड ये भी हो चुकी है, पैराथायरॉइड ग्लैंड ये भी हो चुका है, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, लीवर, जीआई ट्रैक्ट, किडनी, हार्ट, ओवरीज, टेस्टिस, प्लेसेंटा। हाइपोथैलेमस के हार्मोन रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दो प्रकार के थे। पिट्यूटरी के हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करूं तो एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन के अलावा टीएसएच, एसीटीएच, ये सभी एंटीरियर पिट्यूटरी के। पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसी भी प्रकार का कोई हार्मोन नहीं बनाती है, वो केवल हार्मोन को स्टोर करती है। कौन कौन से हार्मोन को स्टोर कर रही है? जैसे कि ऑक्सीटोसिन है और एडीएच है, उनको स्टोर कर। थायराइड, T3, T4, थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। पैराथायरॉइड, पैराथ हार्मोन या पीटीएच। पीनियल ग्लैंड, मिलेटोनिन, थाइमस, थाइमोसिन। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल कोर्टेक्स का जो पार्ट है, मिनरेलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड, सेक्स कोर्टिकोइड। एड्रिनल मेडुला पार्ट है, वो है कैटेकोलामाइन्स या इमरजेंसी हार्मोन। लीवर, एंजियोटेंसिनोजन। जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, एंटेरोगैस्ट्रोन या जीआईपी एंड कोलेसिस्टोकाइनिन। किडनी, रेनिन एंड एरिथ्रोपोइटिन। हार्ट, एएनएफ। ओवरीज, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। टेस्टिस, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। प्लेसेंटा, एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। ये सभी हार्मोन। क्लियर? इन सब की बातें हम कर चुके हैं। तो देखिए बेटा, कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं, एक बार उन क्वेश्चन पे नजर डाल लेते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ चैप्टर में क्या क्या स्टडी किया हमने। देखिए, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 9 पर दिया गया है, मैच द कॉलम
ए T4, बी PTH, सी GnRH और डी LH। इस साइड में दे रखा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पे हाइपो थैलेमस, थायराइड, पिट्यूटरी, पैराथायराइड। T4 थायराइड से मैच करवा देंगे, PTH पैराथायराइड से मैच करवा देंगे, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से, LH एंटीरियर पिट्यूटरी से। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द फॉलोइंग। हाइपोथैलेमस के हार्मोन आपको पता है, पिट्यूटरी के आपको पता है, थायराइड के आपको पता है, पैराथायराइड के भी पता है, एड्रिनल ग्लैंड के पता है, थाइमस के पता है, टेस्टिस के पता है, ओवरीज के पता है, जीआई ट्रैक्ट के पता है, एट्रियम या हार्ट, इसी को एट्रियम नाम दिया गया। क्लियर? सभी के हार्मोन की लिस्ट बनानी है, बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन दिए गए PTH, थाइमोसिन, थायराइड हार्मोन, एंड्रोजन, इंसुलिन, ग्लूकागोन, एस्ट्रोजन। और ये कहा गया है जो हार्मोन दिए गए हैं इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो देखिए बेटा, PTH पैराथ हार्मोन से रिलीज होगा। PTH हमारी बॉडी में कैल्शियम को रेगुलेट करेगा। थाइमोसिन थाइमस से रिलीज होगा, हमारी बॉडी की सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स बनाएगा। थायराइड हार्मोन, थायराइड हमारे थायरोक्सिन जो हार्मोन है हमारी बॉडी में BMR को रेगुलेट करता है। इसके अलावा मेटामॉर्फोसिस को रेगुलेट करता है। एंड्रोजन हार्मोन, ये एंड्रोजन हार्मोन टेस्टिस से रिलीज होगा, टेस्टोस्टेरोन। ये मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करता है या मेल सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। इंसुलिन, ये हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, मींस हाइपोग्लाइसेमिक है। और इसी का अपोजिट क्या है, ग्लूकागोन, जो ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। एस्ट्रोजन, ये फीमेल बॉडी के अंदर ओवरीज से एंड प्लेसेंटा से रिलीज होता है। ये फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करेगा और ये एस्ट्रोजन हाई पिच वॉइस जनरेट करने में हेल्प करता है। तो सभी के ऊपर हम शॉर्ट नोट्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज मेलाइटस, गोइटर, क्रेटिनिज्म, इनके बारे में पूछा गया। ये क्या है? तो डायबिटीज मेलाइटस क्या है बेटा जी? इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज मेलाइटस होगा।
गोइटर थायरोक्सिन में आयोडीन जो है उसकी डेफिशिएंसी से होगा। और क्रिटिनिज्म जो है, क्रिटिनिज्म इसका मतलब है यहां पर थायरोक्सिन चिल्ड्रन के अंदर हाइपोसिक्रेशन हो रखा है। इसका मतलब छोटे बच्चों के अंदर क्रिटिनिज्म केस देखने को मिलता है। तो ये किससे रिलेटेड है? डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन की डेफिशिएंसी से, गोइटर थायरोक्सिन नहीं बनेगा आयोडीन डेफिशिएंसी से, और क्रिटिनिज्म थायरोक्सिन या थायराइड हार्मोन के चिल्ड्रन के अंदर डेफिशिएंसी से क्रिटिनिज्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, ब्लड प्रेशर लोअरिंग हार्मोन, एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। हाइपोग्लाइसेमिक मीन्स क्या कह सकते हैं? ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इंसुलिन। हाइपरग्लाइसेमिक इसका मतलब ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में इंक्रीज करेगा। तो ये क्या होगा? ग्लूकागोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन एफएसएच है और एलएच है। हाइपर कैल्सियमिक मीन्स ब्लड के कैल्शियम को इंक्रीज करना, पीटीएच। ब्लड प्रेशर लोअरिंग हार्मोन, ब्लड प्रेशर को लोअर, वैसोडाइलेटर वाला इफेक्ट आएगा, एएनएफ एट्रियल न्यूट्रियूरेटिक फैक्टर। एंड्रोजन, एंड्रोजन का एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? इस तरीके का भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया है, कर सकते हैं सभी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डिफाइन द एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसको डिफाइन करना है। एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको डिफाइन करना है। हार्मोन्स, इसको डिफाइन करना। देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? जिनके पास डक्ट प्रेजेंट होती है। एंडोक्राइन क्या होती है? डक्ट अब्सेंट होती है। हार्मोन क्या होते हैं? ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है जो ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं, मीन्स बहुत कम अमाउंट में रिलीज होंगे, एंड इंटर सेलुलर मैसेंजर की तरह बिहेव करते हैं।
क्लियर? तो तीनों को डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड हमारी बॉडी में जहां पर डक्ट प्रेजेंट होती हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन है? फॉर एग्जांपल लीवर है, सलाइवरी ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? जहां पर डक्ट नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल थायराइड है। और हार्मोन, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल जो फर्स्ट मैसेंजर की तरह बिहेव करते हैं और ट्रेस अमाउंट में रिक्वायर्ड है, मींस इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया गया है, डायग्रामेटिकली इंडिकेट द लोकेशन ऑफ वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड इन अवर बॉडी। मैंने सबसे पहले लेक्चर में आपको एक डायग्राम बना के दिया था कि हाइपोथैलेमस कहां पर है ह्यूमन बॉडी में, पीनियल ग्लैंड कहां पर है, थाइमस कहां पर है, पैनक्रियाज कहां पर है, टेस्टिस कहां पर है, ओवरीज कहां पर है, एड्रिनल ग्लैंड कहां पर है। तो उसी डायग्राम को आप शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से एनसीईआरटी के लास्ट पोर्शन में जितने भी क्वेश्चन दे रखे थे मैंने लगभग सभी डिस्कस कर लिया आपसे। क्लियर? क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है बेटा, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि और भी किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोटियोलाइसिस इन आवर बॉडी इज प्रोमोटेड बाय। प्रोटियोलाइसिस का मतलब होता है प्रोटीन का ब्रेकडाउन, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का सिंथेसिस होना लैक्टिक एसिड से या डिफरेंट एमिनो एसिड्स। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ग्रोथ हार्मोन, सेकंड ऑप्शन दे रखा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थर्ड ऑप्शन दे रखा है कोर्टिसोल, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है थायरोक्सिन। अब देखिए बेटा, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड प्रोटियोलिसिस, इसका मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन करना। ग्लूकोनियोजेनेसिस, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेंगे तो डिफरेंट एमिनो एसिड बनेंगे, डिफरेंट एमिनो एसिड से ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन ग्लूकोज का फॉर्मेशन। तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या होना चाहिए? इंक्रीज। ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन है इनमें से? थायरोक्सिन है या ग्रोथ हार्मोन है या टीएसएच है या कोर्टिसोल है? कोर्टिसोल है, क्योंकि ये एक क्या है? ग्लूकोकोर्टिकोइड है। क्लियर? करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा जी? कोर्टिसोल। नेक्स्ट देखिए, विच रेगुलेट सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्रोथ ऑफ द बोन। देखो यहां पर बोन की ग्रोथ से रिलेटेड है, प्रोटीन सिंथेसिस मींस प्रोटीन फॉर्मेशन से, और सेल डिवीजन से रिलेटेड है। तो इसके लिए क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं वो देखें। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, सेकंड ऑप्शन है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, थर्ड ऑप्शन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोर्थ ऑप्शन है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच। देखिए, विच रेगुलेट सेल डिवीजन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहा है। इससे पहले वाले में प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ था, यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ग्रोथ ऑफ बोन, प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो प्रोटीन का डिपोजिशन होगा और बोन की ग्रोथ मींस बोन की लेंथ बढ़ जाएगी। लेंथ से रिलेटेड क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या प्रोलैक्टिन है क्या? नो। टीएसएच? नो। एमएसएच? नो। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को ही क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन। करेक्ट आंसर क्या होगा? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है इंसुलिन, सेकंड ऑप्शन है ग्लूकागोन, थर्ड ऑप्शन है कोर्टिसोल,
फोर्थ ऑप्शन है एल्डोस्टेरोन। इंसुलिन, ग्लूकागोन, कोर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन। इंसुलिन ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, ग्लूकागोन भी ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। ये क्या है? हाइपोग्लाइसेमिक, ये है हाइपरग्लाइसेमिक। कोर्टिसोल ये ग्लूकोकोर्टिकोइड है, मींस ग्लूकोज से रिलेटेड ये भी है, ग्लूकोज से रिलेटेड ये भी है, ग्लूकोज से रिलेटेड ये भी है। कौन रिलेटेड नहीं है? एल्डोस्टेरोन, ये मिनरलोकोर्टिकोइड से बेटा। क्लियर? तो विच इज नॉट इन्वॉल्व, इट मीन्स करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में है ANF, MSH, GIP, देखिए कॉलम सेकंड में है रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल, सेकंड में है डिक्रीज ब्लड प्रेशर, नेक्स्ट है पिगमेंटेशन, नेक्स्ट है इनहिबिट गैस्ट्रिक सीक्रेशन। देखिए बेटा यहां पर फुल फॉर्म नहीं दे रखी, यहां पर शॉर्ट फॉर्म दे रखी ANF। ANF मीन्स एट्रियल न्यूट्री यूरेटिक फैक्टर, MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, C मीन्स कैल्सीटोनिन। अब देखिए ANF क्या करता है? ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, इससे मैच करवा देंगे। मिलेनोसाइट क्या करता है? मिलेनोसाइट पिगमेंटेशन से रिलेटेड होता है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा, और CT कैल्सीटोनिन क्या करेगा? कैल्शियम ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने का काम करेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट A to E। A से लेकर E तक आपको करेक्ट आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट पे यहां पर है A, फिर B, फिर C, फिर D और फिर E। यहां पर है फर्स्ट ऑप्शन में अल्फा, बीटा, बीटा,
बीटा, यहां पर है बीटा अल्फा अल्फा अल्फा। सी में है ग्लूकागोन, कोर्टिसोल कोर्टिसोल ग्लूकागोन। डी में है हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपर ग्लाइसेमिया, हाइपो ग्लाइसेमिया, हाइपर ग्लाइसेमिया। और ई पॉइंट पर है हाइपो ग्लाइसेमिया, हाइपर ग्लाइसेमिया, हाइपो ग्लाइसेमिया, हाइपर ग्लाइसेमिया। इनमें से करेक्ट आइडेंटिफाई करना है, लेकिन यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन की फॉर्म में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस हैज डिफरेंट सेल्स यहां पर है ए सेल, यहां पर है इंसुलिन, एंड कॉजेज डी। यह है बी सेल, सीक्रेट सी, एंड कॉजेज ई। देखिए बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझे इसको। यहां पर ए से ई तक आइडेंटिफाई करना है। यहां पर कुछ दिया गया ए बी सी डी और ई। क्वेश्चन ये है, तो पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? पैनक्रियाज की बात कर रहा है। हैज डिफरेंट सेल, इसका मतलब पैनक्रियाज में कौन कौन सी सेल है? अल्फा है, बीटा है, गामा या डेल्टा है, या पीपी सेल है। ए सेल का मतलब है इंसुलिन रिलीज कर रहा है, तो ए सेल यहां पर कौन सी होगी? ए का मतलब यहां पर बीटा सेल की बात कर रहा है। इसका मतलब ए पर बीटा होना चाहिए। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, बीटा तो इनमें ही है। बी सेल सीक्रेट एंड कॉजेज ई। पहले ये देख लेते हैं, ए इंसुलिन, इंसुलिन क्या कॉज करेगा? ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। तो डी पॉइंट कहां पर है? डी ए। डी पॉइंट ये है, तो ऑब्वियसली आपको ये पता होना चाहिए इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कम करता है, तो हाइपर ग्लाइसेमिक तो हो नहीं सकता है, तो ये पॉइंट भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया। क्लियर है? ए का मतलब है बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करेगा, तो वो क्या करेगा? डी पॉइंट मींस वो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन, हाइपर तो कर नहीं सकता, इसलिए पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया। अब यहां पर नेक्स्ट सेल कौन सी है? बी सेल। बी सेल सीक्रेट सी और कॉजेज ई। अब आप ये देखें, हम यहां पर क्या कह सकते हैं? या तो वो अल्फा सेल होगी, या बीटा सेल होगी, गामा डेल्टा एपीपी सेल होगी। यहां पर बीटा सेल आ गई, हम यहां पर रख देते हैं अल्फा सेल। बी का नाम क्या है? अल्फा सेल। तो बी का नाम अल्फा सेल है, तो सेकंड ये भी सही है और यहां तक ये भी सही है।
अब आप बताएं, बी सेल जो है वो अल्फा सेल है, सीक्रेट क्या करेगी? ग्लूकागोन, ग्लूकागोन, और ये ग्लूकोज लेवल को हाई करेगी। इसका मतलब सी पर ग्लूकागोन आना चाहिए और ई पर हाइपर ग्लाइसेमिक आना चाहिए। तो सी पॉइंट पर यहां कोर्टिसोल दिया गया, ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। अब मैच करवा के देख लो, ए जो सेल है, ए लेबल कर रखा हुआ है बीटा सेल, बी सेल जो है वो अल्फा सेल है, क्या ग्लूकागोन सीक्रेट कर रही है? डी जो इफेक्ट है वो किसका है? इंसुलिन का, तो हाइपोग्लाइसेमिया। और ई जो इफेक्ट है वो है किसका है? ग्लूकागोन को, वो हाइपरग्लाइसेमिक। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? क्लियर है यहां तक? इसी के साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर ये जो चैप्टर है इसके डिफरेंट हार्मोन और डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में मैंने जो कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। अब हमारे पास 1 से 2 क्लासेस जो इसमें है, तो हम अभी तक फिजियोलॉजी के जितने भी चैप्टर कर चुके हैं उनसे लगभग एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर पार्ट आता है, उस एग्जाम्पलर में भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो 1 से 2 दिन में हम उनको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लासेज में, जिससे आपको आइडिया मिले कि ब्रीथिंग से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सक्रीशन से रिलेटेड कैसे पूछे जाते हैं, डाइजेशन से रिलेटेड कैसे पूछे जाते हैं, केमिकल कंट्रोल से कैसे पूछे जाते हैं, न्यूरल कंट्रोल से कैसे पूछे जाते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट से कैसे पूछे जाते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन से कैसे पूछे जाते हैं। अभी तक इतने सारे हमने चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं फिजियोलॉजी के। तो एग्जाम्पलर, एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आता है, उस एग्जाम्पलर में भी डिफरेंट क्वेश्चन दिए होते हैं और अच्छे क्वेश्चन दिए होते हैं, तो उनसे रिलेटेड बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।